So money supply is basically total supply of money in the economy in a given time period कि आज specific to date कितना पैसा circulation के अंदर है, और money was anything generally accepted as a form of payment for goods and services and as a form of clearing your debt. Usually जब हमने money की बात की थी तो we talked about the fiat money, notes, paper money, coins एंड बैंक के डिपॉजिट्स, और ये भी वो डिपॉजिट्स जो है ये करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की बात हो रही है, ठीक है। ये जनरली हमने इसको मनी सप्लाई का नाम दिया हुआ है बिकॉज ये पैसे आप फौरन से जो है किसी भी गुड और सर्विस को खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। इनफैक्ट ये M1 कैटेगरी भी कहलाई जाती है, और M1 कैटेगरी जो होता है उसको हम नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी बेसिकली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होती है। इनका जो पर्पस है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। आई होप यू रिमेंबर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, जो हमारे मनी के 4 फंक्शंस थे उसमें से जो पहले 2 फंक्शन है जो ट्रांजैक्शनरी होते हैं, व्हिच इज नंबर 1 मेजर ऑफ वैल्यू, कौन सी चीज कितने रुपए की है, और दूसरी चीज मीडियम ऑफ व्हाट वाज इट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। या आई होप इट्स कमिंग ऑन द स्क्रीन। मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो वो थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, डजंट मैटर, बट द पॉइंट इज ये तुम्हारा कॉइंस नोट्स था। लेकिन मनी जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म्स में भी जा सकता है, या ब्रॉडर मनी कह लो, या ब्रॉड मनी इज बेसिकली द टर्म फॉर इट। ब्रॉड मनी के अंदर बेसिकली M1 जो है ये सारी चीजें प्लस सेविंग्स अकाउंट में जो आपके पास पैसा रखा होता है। सेविंग्स अकाउंट का पैसा थोड़ा टाइम के लिए रुकने आया है, उसके ऊपर आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलता है। बैंक डिपॉजिट्स पे वी आर अज्यूमिंग आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। ऑलराइट, फिर इससे भी ज्यादा जो ब्रॉड मनी होता है उसमें बेसिकली ये M2 कहलाता है। बेसिकली ब्रॉड मनी के अंदर M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग्स अकाउंट एंड शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स। और जो ब्रॉडर मनी होता है जिसको हम M3 कहते हैं, M3 के अंदर बेसिकली M2 प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, टाइम डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स। ये कई सालों के लिए पैसा रुकता है आपके पास। और सबसे ज्यादा जो होता है इकोनॉमी के अंदर वो M3 होता है, बिकॉज M1 के अंदर ऑब्वियसली M1 और M2 भी है, M3 के अंदर, और फिर साथ में ये टाइम डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी आ जाता है। फिर सेकंड रेंज M2 बड़ा होता है क्योंकि उसमें नंबर 1 M1 आ जाता है, प्लस सेविंग्स के पैसे भी आ जाते हैं उसके अंदर, और M1 इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये वाले जो 2 हैं ये बोथ ट्रांजैक्शंस एंड स्टोर ऑफ वैल्यू यानी सेविंग्स के लिए भी काम आते हैं। ट्रांजैक्शंस और सेविंग्स दोनों हो सकती है इससे, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का जो पैसा होता है वो आपके पास स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये जो हमारे दूसरे 2 फंक्शंस थे उसकी बेसिस के ऊपर होते हैं, और फिर ऑब्वियसली ये भी। तो इसके अंदर जो है हमारे M2 और M3 के अंदर हमारे चारों फंक्शन अप्लाई होते हैं, और पैसा जो है सबसे ज्यादा होता है क्वांटिटी के अंदर। सो दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट आवर M1, M2, M3। M1 का सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है। फिर नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट लिक्विडिटी जैसे अकाउंट्स के अंदर होता है, हाउ इजीली आई थिंक यू कैन कन्वर्ट समथिंग इनटू कैश। इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हाउ इजीली कैन यू यूज समथिंग इन ऑर्डर टू बाय समथिंग विद इट,
how easily you can buy goods and services with it, basically. Let me see if there's a question. What do you mean by long-term deposits? All right. So what I mean by long-term deposits is कि सेविंग्स एक तो मैं करंट अकाउंट में पैसे रखता हूँ, आज सुबह डाला शाम में निकाल लिए. करंट अकाउंट में यू कैन मूव मनी इजीली इन एंड आउट. पूरे वीक के अंदर बहुत पैसा आ सकता है, बहुत पैसा जा सकता है. वो बैंक डिपॉजिट हो गया. सेविंग्स अकाउंट में यूजुअली आज मैंने पैसे डाले तो फॉर एक्स नंबर ऑफ पीरियड्स वो पैसा जो है मेरे पास रखा रहेगा, बट आई हैव द लिबर्टी टू ऑफ टेकिंग इट आउट एज सून एज व्हेनेवर आई वांट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पे इंटरेस्ट फॉरगो हो जाएगा. बैंक्स को सेविंग ज्यादा पसंद है बैंक डिपॉजिट से, यानी करंट डिपॉजिट से, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट दे नो द मनी इज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज एक बंदा एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ पैसा रखा रहा है कि मैंने इंटरेस्ट कमाना है, तो पॉसिबली दैट मनी इज नॉट गोइंग टू लीव द बैंक वेरी क्विकली. तो बैंक्स उस पैसे को इजीली लोन आउट कर सकती है और प्रॉफिट कमा सकती है. डिपॉजिट्स के ऊपर भी मेंशन्ड अर्लियर पहले कि डिपॉजिट्स का पैसा क्योंकि इन एंड आउट बहुत जल्दी होता है, तो ये वाला पैसा बैंक लोन आउट करने से थोड़ा सा घबराती है. आजकल बैंकिंग सिस्टम बहुत बेहतर हो गए, दे कैन मूव दिस मनी अराउंड आल्सो, बट यूजुअली दे प्रेफर दिस वन. दिस गिव्स देम स्टेबिलिटी. ये वाले जो डिपॉजिट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स जो होते हैं, ये एक सर्टेन इयर्स के लिए लॉक्ड होते हैं कि 3 साल से पहले ये पैसा रिलीज नहीं होगा, 5 साल से पहले ये पैसा रिलीज नहीं होगा. इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें पैसा यू कैन मूव आउट व्हेनेवर यू वांट, यू हैव टू फॉरगो इंटरेस्ट. इसमें इवन इफ यू ट्राई टू टेक आउट द मनी यू विल नॉट बी एबल टू टेक आउट. तो ये तो बहुत ही पसंद होते हैं बैंक्स को, बिकॉज इनकी बेसिस पे वो डिबेंचर्स वगैरह इशू कर सकते हैं टू द कॉर्पोरेट्स फॉर 20-25 इयर्स एंड स्टफ. इंटरेस्ट इसमें भी है और इंटरेस्ट इसमें भी है. इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होता है. अगर तुम पाकिस्तानी बैंक्स और इनके भी इंटरेस्ट को देखोगे ना, तो बॉन्ड्स के अंदर अगर तुम इन्वेस्ट करते हो, बिल्स एंड बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट के IOUs होते हैं कि मुझे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट हमको बॉन्ड्स देती है, उस पर वो एक इंटरेस्ट प्रॉमिस करती है. तो लेस देन अ ईयर बिल्स कहलाए जाते हैं, मोर देन अ ईयर बॉन्ड्स कहलाए जाते हैं. ट्रेजरी बिल्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स. ट्रेजरी बिल्स के 3 मंथ का बिल, 6 मंथ का बिल, 9 मंथ एंड 12 मंथ्स, ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं. इनके डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारा डिस्काउंट रेट है, जो सेंट्रल बैंक ने रेट सेट किया है, दैट्स अबाउट 7% प्लस 7% है टाइबोर का रेट. और बैंक्स जो है 3 मंथ्स लेट्स से 7.1 के ऊपर अगर लोन आउट कर रही है, तो 6 मंथ 7.2 7.25 पे करेगी, 3 मंथ 7.3 7.45 पे करेगी. तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता रहता है, क्योंकि जितना टाइम पीरियड के लिए आप लॉक कर रहे हो, यू वांट टू गेट अ लिटिल हायर इंटरेस्ट, बिकॉज मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स होती हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं. So you're forgoing all those opportunity costs. So you want to get a little higher payment. And obviously, if the government wants to keep the money for a longer period of time, they have to offer something more. So इसके अंदर obviously the return is much more greater also. ठीक है? ये time deposits के अंदर, क्योंकि हम इसी टॉपिक के अंदर भी बात करते हैं कि देखो मनी का जो opportunity cost है वो interest rate है. You always forgo the interest rate. So you don't want to, because पैसे के बदले के अंदर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. If I'm giving my money to somebody, I should get at least something in return for it. टाइम वैल्यू कह लो, चलो टाइम वैल्यू अगर 5% 7% गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि तुम कुछ ना करो, 7% हम तुमको प्रॉमिस कर रहे हैं, 7.1 7.5 इसकी रेंज के अंदर, तो ये तो तुम्हारा रिस्क फ्री है. तो किसी को भी पैसे देते हो तो तुम कम से कम 5 से 7% तुम फॉरगो करोगे. Why would you? So you want to get that interest at least. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मनी की जो प्राइस है वो इंटरेस्ट है. ओके, कन्वेंशनल टर्म्स के अंदर रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिक्विडिटी इज हाउ इजीली यू कैन कन्वर्ट
something into goods and services, how easily you can buy with something. एक गाड़ी अगर मेरे पास है तो उससे goods and services खरीदना थोड़ा मुश्किल है because it's illiquid. कोई पेंटिंग है illiquid, लेकिन कैश है लिक्विड, गोल्ड कॉइन है काफी हद तक लिक्विड, बैंक में पैसा रखा है बहुत लिक्विड, easily I can buy goods and services. That's what liquidity is. ठीक हो गया? So ये हमारी कुछ टर्म्स हैं जिसका हमने ख्याल करना है for the rest of the chapter. Money supply is this, narrow, broad, liquidity का ख्याल करने की जरूरत है. अब sources of money की जब हम बात करते हैं, let me go into the next part for it. Sources of money, right? 4 sources हैं जहां से मनी सप्लाई आता है. अगर क्वेश्चन आता है, जो कि अभी आज ही मैंने किसी का क्वेश्चन चेक किया है ऑन द मनी, एंड द क्वेश्चन वाज अबाउट इंटरेस्ट रेट कैसे सेट होता है. तो इंटरेस्ट रेट कैसे सेट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड द डिमांड फॉर मनी, आई नीड सप्लाई फॉर मनी. जैसे कोई भी गुड्स के अंदर प्राइस कैसे सेट होती है, डिमांड एंड सप्लाई, उसी तरह से मनी की जो प्राइस है जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं वो कैसे डिटरमिन होता है, मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड. अब मनी सप्लाई की कुछ सोर्सेज हैं. So we say there are 4 sources. Number 1 जो सबसे मेजर सोर्स है, you should know what is a central bank and what it does. Central bank, state bank, reserve bank, different names for the same idea. ये एक कंट्री का एक बैंक होता है, it's a state bank, और ये गवर्नमेंट्स के साथ वर्क करता है. So on policies, सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी अंडर कंट्रोल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिस्कल पॉलिसी इन कंट्रोल होती है, और वो दोनों को मिलके इकोनॉमी को एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी और इस तरह से स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है. सेंट्रल बैंक का काम है मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना. उनका काम है गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग करना. गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट को पैसा देना जब देने की जरूरत है. एक्सचेंज रेट को मैनेज करना. कंट्री के अंदर जो भी फॉरेन एक्सचेंज तुमको मिल रहा है वो सेंट्रल बैंक ने सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में खरीदा था, फिर बैंक्स और मनी एक्सचेंजर्स को दिया, और फिर वहां से आपने जाके खरीदा. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डील करती है. कभी भी इंडिविजुअल प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ कोई खास उसका इंटरेक्शन नहीं होता, अनलेस कि वो मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए प्राइवेट बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के पास जाके वो पैसा देके उनके एसेट्स खरीद ले. बेसिकली कोई म्यूचुअल फंड है या फिर कोई नॉट म्यूचुअल फंड बट अगर गवर्नमेंट बैंक्स के पास जाके किसी किस्म का फाइनेंशियल एसेट उनसे खरीद ले. So उससे मनी सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं. We're going to talk about that a little later. बट ये जो IMF से मुल्क का कर्जा, डेट, इन सब का हिसाब सेंट्रल बैंक रखता है. अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई, आई विल बी यूजिंग इज म्यूट. अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ाना है, इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ाना है, तो they will go to the private banks and institutions. ठीक है. तो the transaction they're going to do is buy financial assets from banks and businesses, usually large businesses. इससे क्या होगा, आपने उनसे फाइनेंशियल एसेट ले लिए, उनको पैसे दे दिए, नाउ दे हैव लिक्विडिटी इन हैंड, दे कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई वगैरह. क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं. ऑलराइट, लेट मी राइट दिस वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. मनी सप्लाई को बढ़ाना इज बेसिकली कॉल्ड
easing, that's an important one, that's an economic word, quantitative easing करना, यानी मनी सप्लाई बढ़ा देना। इस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। अगर मनी सप्लाई उनको कम करना है तो वापस उनके पास जाएंगे, उनको सेल कर देंगे उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह लिए हुए हैं। So एक source तो हो गया central bank, and you can see how central bank can increase and decrease the money supply in the economy by buying and selling financial assets to and from banks and individual businesses and all of that. ठीक हो गया, ये एक तरीका है central bank। दूसरा source है money का कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का काम क्या है? कमर्शियल बैंक्स एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो डिपॉजिटर्स यानी जो सेवर्स हैं और जो लेंडर्स हैं उन दोनों को मिलाता है, और उनके बीच के अंदर जो भी इंटरेस्ट का कमाई होती है वो थोड़ा सा डिपॉजिटर को दे देते हैं, थोड़ा सा अपने ऑपरेशनल रख लेते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर दे मेक प्रॉफिट्स। दे हैव टू मेक श्योर कि जो लोगों का पैसा रखा हुआ है वो लायबिलिटी है, और अगर लोग वो पैसा मांगने आते हैं तो दे शुड हैव इनफ मनी इन देयर बैंक्स ऑल द टाइम टू गिव इट बैक टू देम व्हेनेवर दे नीड, बिकॉज़ यू केप्ट इट विद द प्रॉमिस कि वी आर गोना कीप इट फॉर यू, सेफ कीपिंग। At the same time, when they take that money and loan it out to somebody, that's an asset for them क्योंकि somebody owes them, तो उनके लिए जिसको लोन दिया है वो asset है। So यहाँ पे अगर 7% अपने डिपॉजिटर को 7% प्रॉमिस किया है, तो आगे जो है 7 से ऊपर के ऊपर लोन आउट करेंगे, उसमें से थोड़ा अपना हिस्सा रखेंगे, बाकी जो है दूसरे को दे देंगे। अब इसमें सिचुएशन क्या है? इनका पैसा आगे दे दिया है, लेकिन अगर ये पैसे मांगने आ जाते हैं तो उनका पैसा वापस वहां से पुल आउट तो नहीं कर सकते, उनको दिया हुआ है और एक्स नंबर ऑफ पीरियड के लिए भी दिया हो सकता है, सो यू कांट पुल दैट मनी, तो ये लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाएगी। इफ दीस पीपल कम टू आस्क फॉर मनी, द डिपॉजिटर कम्स एंड सेज मेरा पैसा वापस मुझे निकालना है, but I've loaned it out and I don't have it, that's a problem for the bank. Commercial banks cannot say we don't have it. They'll say you wait, we'll arrange the money for you. अरेंज का मतलब क्या हो गया कि वो सेंट्रल बैंक या दूसरे बैंक से काइबोर के रेट पे, डिस्काउंट रेट के ऊपर बोरो कर सकते हैं और आपको पैसे दे दें, ताकि आप ज्यादा शोर ना मचाएं कि इस बैंक के पास पैसे नहीं है। That can bring a bank to its knees and eventually finish also. So you don't want a situation like that. कमर्शियल बैंक्स एक तरफ प्रॉफिट कमाना चाह रही है, दूसरी तरफ लिक्विडिटी रखना चाह रही है, जो बैलेंस बना ले, बेस्ट केस वो सिनेरियो है। अ गुड बैंकर शुड कीप अ बैलेंस। तो कमर्शियल बैंक्स जो है एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ऑपरेट करती है ग्लोबली। फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम, ये फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम है क्या? इट्स अबाउट कि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को कहा है कि आपको हम एक रिजर्व रेशो liquidity ratio, cash ratio, they all mean the same thing by the way। आपको हम ये बता रहे हैं कि आपका रिजर्व रेशो या लिक्विडिटी रेशो या कैश रेशो है, which means कि आप हर डिपॉजिट का एक परसेंटेज अपने वर्ड्स में रखेंगे। In my example, I have given 10%. For cash-based economy, this 10% can actually be 30% also.
there is a basis for this fractional banking system. The basis is कि एक बैंक के अंदर, what I explained earlier, let's say फैसल बैंक के अंदर you have deposited 1,00,000 रुपया. You deposit this, okay? When you deposit this money, in the Faisal Bank, any branch you want to, that branch has to keep 10% of the money, which is 10,000 रुपए, and they can loan out the rest of the amount to whoever who wants to buy something. तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर में we said that there is this woman who wants to buy a boat, and for that boat she has to pay the captain $90,000. Now we're assuming $90,000 is quite a lot for the captain, not capital. और कैप्टन जाके वो ही पैसा अपने बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट करा देता है. डिपॉजिट आया बैंक के पास 90,000 का. एनसीबी डजंट नो ये मनी कहां से आया. उसको ये पता है कि इससे मिसेस बो से एक वो बोट बेची थी तो वहां से उसके पास पैसा आया है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो किसी और का डिपॉजिट था और इसने लोन लिया हुआ है. द बैंक डजंट केयर इसने लोन लिया हुआ है, कहां से लोन लिया हुआ है. But what the bank is liable to do is they have to keep 10% of this, which is 9,000 rupees, and they can loan out the 81,000 rupees to somebody else. Like let's say हमारे example में था somebody wanted to buy a house, और house obviously जो है उसको builder को payment करनी थी for the house, और बिल्डर ने जाके वो 90,000 जो है अपने बैंक में जाके जमा करा दिया, and so on so forth. उसने अपने बैंक में जमा करा दिया. So the way we see over here is कि किस तरह से तुम्हारा 1,00,000 का डिपॉजिट जो है, whenever you want to go and take out this lakh rupees, you go to Faisal Bank, you give the check, they will give you this lakh rupees back as promised, even though they have given this 90 to somebody else. वो 90,000 इसका 90,000 जो दिया हुआ है वो कहां से आया? आइदर किसी और बंदे का डिपॉजिट तुम्हें दे दिया है, और फ्रैक्शनल रिजर्व में यही तो बात पता लगी थी कि एक वक्त में हर बंदा अपने पैसे आके नहीं निकालता, तो बैंक के पास अच्छा खासा पैसा रखा होता है दूसरों का. All it has to do is make sure कि कितना पैसा एक दिन में जा सकता है. बकरीद के टाइम पे थोड़ा ज्यादा पैसा रख लेंगे, 10% नहीं रखेंगे, 30% रख लेंगे, बिकॉज बकरीद पे लोग कैश पे ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं, या कोई ईद का टाइम है ज्यादा करते हैं, दिवाली के टाइम में लोग ज्यादा पैसा रिक्वायर करते हैं. तो इस किस्म के सिचुएशंस के अंदर बैंक्स विल होल्ड मोर कैश, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम आ सकती है. तो अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ईयर उनके पास पुराना अच्छा खासा डेटा है. नाउ वी आर गोइंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जिसको हम प्लास्टिक कार्ड्स कहते हैं, तो लोगों को इतना कैश रखने की जरूरत है नहीं, तो इसीलिए 10% विल सफाइस इवन. बैंक टू बैंक यूएसए के अंदर ये 0% है. बैंक डज नॉट हैव टू कीप एनी पार्ट ऑफ योर डिपॉजिट, बट दे मे कीप अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, मे बी 1%, बिकॉज अगेन इन द वेस्ट people use ATMs and all that stuff. People don't come to the bank in the world to take out X amount of money. In Pakistan they do, but not in the West as such. Debit card से सब transaction हो जाती है, and everyone accepts it widely. The point is, money supply 1,00,000 का ये रहा. फिर मिसेस बो ने जो 90,000 का लोन लेके कैप्टन को दिया है, तो ये भी पैसा सर्कुलेशन में आ गया है. 90,000 का भी पैसा सर्कुलेशन में घूम रहा है.
उसी तरह से, क्योंकि कैप्टन जाके एमसीपी से अपने पैसे मांगेगा तो एमसीपी 90,000 उसको देगा, ना नहीं बोल सकता, तो वो पैसा सर्कुलेशन के अंदर है, डिपॉजिट में गया हुआ है। फिर बिल्डर के साथ भी सेम सिचुएशन है, 81,000 का भी और इंक्रीज हुआ है, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। मतलब नेक्स्ट जो होगा तुम्हारे पास कोई यहाँ पे एडिशन आएगा 72,900 का, फिर आई थिंक उसके बाद कुछ पिक्चर में आ रहा था कितना 65,610 का, बट इफ यू सी the number is getting smaller and smaller and smaller, and that's how it's going to go. The main thing is कि fractional banking system के अंदर 1,00,000 का डिपॉजिट कंटिन्यूसली मनी सप्लाई इंक्रीज करता जाएगा until this procedure comes to almost like close to zero. तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बेसिकली हमारे लिए ये मसला सॉल्व कर देगा और हमें एग्जैक्टली बता देगा कि फ्रैक्शनल बैंकिंग रिजर्व के सिस्टम में एनी डिपॉजिट वो कितना टाइम मल्टीप्लाई होगा. सो वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस. तो मनी multiplier is basically this long procedure shortened, which is 1 divided by cash ratio. गवर्नमेंट ने क्या कैश रेशियो सेट किया हुआ है? सो हमारा 10% किया हुआ था. So what it means is 1 divided by 0.10, 10% ना. So that means money multiplier is 10. Change in deposit, कोई भी डिपॉजिट आया, it will go through your money multiplier and it will tell you the change in money supply. In our case क्या हुआ था? 1,00,000 का डिपॉजिट आया है, इकोनॉमी का मनी मल्टीप्लायर इज 10. दैट मींस कमर्शियल बैंक्स 1 मिलियन का मनी सप्लाई क्रिएट कर देंगे इकोनॉमी के अंदर. सो अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ाना है, एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट दे डू इन द बैंक्स, अगर वो चाहते हैं 1 मिलियन का हम मनी सप्लाई बढ़ाएं इकोनॉमी के अंदर, तो वो 1 मिलियन का डिपॉजिट नहीं करेंगे सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स के अंदर, वो 1,00,000 का डिपॉजिट करेंगे और वो 1,00,000 मनी मल्टीप्लायर के इस प्रोसेस के अंदर which will keep on going, that will have an impact of 1 million. It will take time, it will not happen overnight, so the government will have to have patience for it कि किस तरीके से this is going to work. तो ये तुम्हारा कमर्शियल बैंक का काम है. इस तरीके से मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक्स कैन आल्सो डू इन द इकोनॉमी. इसमें यूजुअली आई टीच द मनी सप्लाई का एक डायग्राम व्हिच इज नॉट देयर इन मेनी प्लेसेस, बट स्लोमन की बुक देखोगे तो वहां तुमको मिल जाएगा. जो डायग्राम है money supply ka from the monetarists and the Keynesians view. अब जहां तक quantity of money, interest rate, we use small r for interest rate. According to the monetarists, we assume money supply to be like this. Interest rate R0 पे हो या R1 पे हो, the quantity of money in the economy in a given period of time remains constant.
we assume according to the monetarists, ये by the way monetarists का diagram है, which is a school of thought after the Keynesians they came. So according to the monetarists, the central bank has a very tight control on the amount of money in circulation, and they control the commercial banks and the multiplier process also. They have good strong hold over it. That's why interest rate की change होने से money supply में कोई खास change नहीं आ रहा. However, from the Keynesian's view, that's not how it works. From the Keynesian's view, the money supply is slightly tilting to the right, telling us कि अगर interest rate R0 पे है तो इतना पैसा circulation में है, और अगर interest rate R1 पे चला जाता है तो इतना पैसा सर्कुलेशन में है. You understand that? थोड़ा सा सर्कुलेशन बढ़ रही है. There are mainly two reasons why the Keynesians are saying that. One reason is कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग अपना पैसा करंट अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में मूव करते हैं, और जैसे ही सेविंग्स अकाउंट में पैसा जाता है क्रेडिट क्रिएशन शुरू हो जाती है. That's one thing. इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से सेविंग्स अकाउंट में लोग पैसा मूव करेंगे, और इन द बिगनिंग वी सेड कि जो भी पैसा सेविंग्स करंट से सेविंग्स में जाता है वो फौरन से तुम्हारा मनी मल्टीप्लायर के प्रोसेस में यूज होना शुरू हो जाता है. Second reason they're saying is जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो जो हमने एएस में पढ़ा था अबाउट हॉट मनी, यानी कैपिटल इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आनी शुरू हो जाती है, और जब वो पैसा तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर आता है बाहर से तो वो तुम्हारी करेंसी की डिमांड को बढ़ा देता है एज कंपेयर टू सप्लाई फॉर द करेंसी, और तुम्हारी करेंसी के ऊपर अप्रिसिएशन का प्रेशर आ जाता है. सेंट्रल बैंक इस अप्रिसिएशन को रोकने के लिए we studied they sell own currency. मनी सप्लाई बढ़ती है एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिंग ओन करेंसी. ये वाला तो हम आखिरी के अंदर थोड़ा ज्यादा डिटेल करेंगे, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी आवर फोर्थ सोर्स व्हिच इज लाइक टोटल करेंसी के फ्लोज. बट एट द मोमेंट दिस इज व्हाट द केन्जियंस आर टॉकिंग अबाउट वर्सेस द मॉनेटरिस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी सप्लाई. And I'm going to use these money supply diagrams, which in some books they ignore it. I'll use it. Sloman has it. कि किस तरीके से जब हम Keynesians का diagram बना रहे होंगे, the one in the question in the beginning I said about कि interest rate कैसे set होता है according to the Keynesians and according to the monetarists. तो मैं ये वाला money supply बनाऊंगा for the Keynesians, slightly tilting to the right. ठीक है, monetarist का बना रहा हूँगा तो I'll use this one, although we won't need that one as such. I hope this clarifies कि commercial banks credit creation का process use करते हैं और किस तरीके से money supply बढ़ा सकते हैं. तो दो sources हो गई हमारी, एक commercial bank हो गया और एक central bank हो गया. Moving on. The third source of money that we have is called
जो गवर्नमेंट के साथ बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट की अक्सर गवर्नमेंट के पास एक डेफिसिट आता है, राइट, बजट के अंदर. सो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट के पास डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है उन्होंने, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कह सकते हैं. ओपन मार्केट operations. It's very similar to what central bank does, but over here the government is responsible for it. So let me clarify what I mean. एक तो गवर्नमेंट का डेफिसिट आ रहा है. डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है और टैक्सेस कम कलेक्ट कर रही है. तो नेचुरली गवर्नमेंट के पास डेफिसिट आया है. द मनी विच हैज टू बी फाइनेंस्ड थ्रू प्रॉब्ली लोन्स. ठीक हो गया, लोन्स उठाने पड़ेंगे उनको. अब बात यह है कि गवर्नमेंट के पास है बॉन्ड्स बेचने को, IOUs, which we just spoke about, the 7.5% और ऐसे जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक दे रही है, कमर्शियल गवर्नमेंट सॉरी दे रही है. गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट जो है लोगों के पास जाती है, बैंक्स के पास जाती है, फाइनेंशियल बिजनेसेस के पास जाती है और उनको कहती है कि वी हैव अ बॉन्ड and we are willing to pay you X percentage of interest. कंट्री जितने खतरे में होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. Because before COVID, Pakistan was offering what 12 to 14%, और अब because COVID के time पे things are not so well, so now we're offering about 7% plus. We're offering depending on the time frame. तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए. गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमारे पास बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स को बेचते हैं पब्लिक को. तो अगर सेंट्रल बैंक सेल करती है बॉन्ड्स तो पब्लिक को बॉन्ड देगी. गवर्नमेंट के पास अब पैसे आ गए, ठीक है. अब चक्कर ये है कि गवर्नमेंट जो है दो तरीके से ये काम कर सकती है. इनफैक्ट बिफोर आई राइट दिस, गवर्नमेंट अपने पैसे जो है दो जगह से उठा सकती है. वैसे तो तीन जगह हैं लेकिन अभी दो की बात करते हैं. द फर्स्ट प्लेस द गवर्नमेंट कैन गो फॉर मनी एंड सेल बॉन्ड्स इज बैंक्स. बैंक्स के पास गए, बैंक्स को दिया फाइनेंशियल एसेट बॉन्ड बेसिकली, और बॉन्ड देके उनसे पैसे उठा लिए. ठीक है, तो बेसिकली वो पैसे उठाए. उसके बाद अब गवर्नमेंट ने बैंक्स ने जिसके भी तुमको पैसे दिए, सो ये वाली जो बोरोइंग है ना, बैंक्स व्हेन आई से, तो बैंक्स कैन बी कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक, दोनों जगह से. उनको बॉन्ड दे दिया और उनसे पैसा उठा लिया, और फिर वो पैसा ऑब्वियसली किसी कमर्शियल बैंक में या कहीं ना कहीं डिपॉजिट कराएंगे, क्योंकि वहां से वो फिर खर्चे करेंगे ना उसके. तो जैसे ही वो पैसा इनसे बोरो करके इनके पास डिपॉजिट कराएंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास लेट्स से, और फिर खर्चा करना शुरू करेंगे, तो chances are that money is going to find its way back to the bank and the credit creation process will start and the money supply will increase. That's what we're saying in the notes. It can borrow money from central bank and commercial banks. If it borrows money from the central bank, this means that more money will find its way to the commercial banks as deposit, and so credit creation ka process will happen and money supply will increase. दूसरी जगह जहां से वो पैसे बोरो कर सकते हैं is we call it a non-banking private sector. ये नॉन बैंकिंग है. नॉन बैंकिंग के अंदर तुम और मैं आ जाते हैं कि हमारे को गवर्नमेंट जो है या बिजनेसेस को बॉन्ड्स दे देती है. अक्सर क्या होता है, बिजनेसेस के पास एक्स्ट्रा कैश इन हैंड होता है जो वो चाहती है कि किसी सिक्योर जगह के ऊपर इंटरेस्ट कमा सके हम उस पर. एक्स्ट्रा जो पैसा होता है, वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट इट एनीवेयर, वी डोंट नीड टू यूज इट फॉर एनीथिंग,
we just have extra money lying around, so let's just keep it in bonds वगैरह कुछ ले लेते हैं, रिस्क फ्री पैसा मिलता रहेगा। तो इसमें हमारा चक्कर क्या होता है कि हमने नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर से जाके पैसे लिए, उनको बॉन्ड दे दिया, फिर वो जो पैसे लिए वो जाके इकोनॉमी के अंदर खर्च कर दिया। तो जब हमने उनसे पैसा लिया तो मनी सप्लाई कम हुआ, और फिर जब हमने वापस से स्पेंडिंग की तो मनी सप्लाई बढ़ा। तो वी से कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप नॉन बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर से जाके पैसे बोरो करते हो तो मनी सप्लाई जो है वो अनचेंज्ड रह जाती है। Later on, we're going to study how money supply can affect interest rate. More supply, lower interest rate. Less supply, higher interest rate. तो इस पॉलिसी के अंदर possibly interest rate can go down. इस पॉलिसी के अंदर possibly interest rate might not rise. लेकिन जब हम डिमांड को पढ़ेंगे तो हो सकता है the demand for money goes up, because now the government is also asking for money like the private sector. We'll talk about that later. But for now we're seeing money supply को at least कोई फर्क नहीं पड़ता। Money supply पहले कम हुआ, फिर वापस से गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू वापस से इकोनॉमी के अंदर आ गया। तो ये हमारा गवर्नमेंट की बॉन्ड का तरीका है, how they can affect the money supply in the economy. And our last and the fourth is, the heading they've given it is total currency flow. This brings international markets into play. This basically brings the balance of payment into play. Balance of payments में क्या होता है? Balance of payments के अंदर अगर let's suppose you have a BOP deficit. BOP डेफिसिट का मतलब हो गया कि इनफ्लोज जो हैं वो कम है और आउटफ्लोज जो है वो ज्यादा है। This is what it means. And when this happens, inflow is less than outflow, इसका मतलब ये हो गया कि demand for currency is less and the supply for currency is more. As a result of this, your currency is going to have an appreciation अगर तुम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज कर रहे होगे तो अप्रिशिएट हो जाएगी, लेकिन अगर फिक्स्ड और मैनेज्ड वाली सिचुएशन है तो इस अप्रिसिएशन को रोकने के लिए, अप्रिसिएशन है नहीं, नो नो व्हाट एम आई सेइंग, इट्स डेप्रिसिएशन प्रेशर। सप्लाई ज्यादा है, तुम्हारी करेंसी ज्यादा है मार्केट के अंदर और उसकी डिमांड कम है, डेप्रिसिएशन प्रेशर है, इट वांट्स टू गो डाउन। सो यू विल, in order to stop this depreciation, you will go into the international market and you will buy own currency and sell foreign currency reserve. As a result of this, you will have a reduction in your money supply. This is how it's going to work. If you have a deficit, that means the demand for your currency is less than supply because the inflows are less than outflows. Depreciation pressure will be there. There's a spelling mistake. Depreciation pressure will be there. Depreciation को effect को खत्म करने के लिए you will buy your own currency and sell reserves. However, on the other hand, if you have BOP के अंदर surplus, उसका मतलब हो गया कि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से,
और जब ये सिचुएशन होगी तो naturally the demand for your currency is greater than the supply for your currency. That will lead to appreciation pressure. और appreciation pressure को खत्म करने के लिए you used to sell own currency and buy foreign currency reserves with it. As a result, the money supply went up. I hope you understand this because ये तुम्हारे चार sources हैं. You will be expected to write अगर इसके ऊपर ऐसे आ जाता है. Plenty to go about because I spent what 30-35 minutes on this, 40 minutes maybe, 30-35 minutes, and your essay, the time you will have will be about 20 minutes. Sources के ऊपर लिखना है. I think there's plenty to write. एक आप essay you can prep. Is in the notes there are material on it, so you will have to take a look on that